वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 11 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट 10 में डिस्कस किए थे डीएनए के बारे में, और दूसरा पार्ट न्यूक्लिक अम्ल का डिस्कस करने जा रहे हैं आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है। तो आरएनए के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे कि आरएनए क्या होता है, आरएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा बताने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल का। बताए थे कि दो प्रकार होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। इससे पहले जस्ट वीडियो में पार्ट 10 में आपको डीएनए के बारे में मैं पूरा बता दिया था। अब है आरएनए। आरएनए को बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें ये न्यूक्लिक अम्ल का पार्ट है। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है। एक होता है पेंटोज शर्करा, एक होता है नाइट्रोजन क्षार, एक होता है फास्फेट समूह। तो पेंटोज शर्करा में यहाँ पे जो यूज हम लोग आरएनए बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूज लेंगे पेंटोज शर्करा में वो राइबोज लेंगे, राइबोज। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, हम लोग आरएनए बना रहे हैं इसलिए डीएनए का कोई जरूरत पेंटोज शर्करा में नहीं है। दूसरा, नाइट्रोजन क्षार। हम बताए थे आपको पहले कि डीएनए के लिए जो नाइट्रोजन क्षार होता है एटीजीसी, जबकि आरएनए के लिए जो होता है एयूजीसी। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीजीसी का मतलब हुआ एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए में एयूजीसी का मतलब हुआ एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें फर्क केवल नाइट्रोजन क्षार का होता है, यहाँ पे टी और यहाँ पे हो जाता है यू। ठीक है, यहाँ पे हम बताए थे आपको कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में द्विबंधक होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में त्रिबंधक होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन और यूरेसिल के बीच में द्विबंधक होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में त्रिबंधक होता है। ठीक है, तो फर्क इस चीज का है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है वो थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है? पेंटोज शर्करा में बताया था कि दूसरा कार्बन पे जो आरएनए में रहता है वो अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है, याद है, जबकि डीएनए में एच समूह जुटा हुआ रहता है। तो पेंटोज शर्करा में भी फर्क इतना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं फास्फेट समूह। फास्फेट समूह डीएनए या आरएनए दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, डीएनए या आरएनए दोनों में कॉमन होता है फास्फेट समूह। अब बात करते हैं कि जो आरएनए होता है ना, वो एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। ठीक है, कुछ आरएनए है जो द्विरज्जुकी होते हैं। द्विरज्जुकी का मतलब आरएनए जो होता है एकल रज्जुकी होता है, जबकि बहुत सारा आरएनए ऐसा होता है जो द्विरज्जुकी होता है। अब एकल रज्जुकी का निर्माण किस प्रकार से होता है वो बताते हैं हम आपको। ठीक है, इसको मिटाने जा रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, ये होता है डीएनए। डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार आता है वो बंध से जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है।
इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। अब ये डीएनए है, जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है उस समय ये डीएनए क्या करता है कि घूम जाता है, मूव कर लेता है। और मूव करने का, जैसे दो रस्सी आपस में जब लपेटा हुआ है ना, तो क्या होता है कि जब डीएनए आरएनए में परिवर्तन होने लगता है तो उस समय उसका रस्सी, उस समय डीएनए जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये घूम जाता है। ठीक है, या तो दक्षिणावर्ती घूमेगा या तो वामावर्ती। दक्षिणावर्ती सभी प्रकार के डीएनए में होता है, वामावर्ती केवल और केवल एक प्रकार के डीएनए में पाया जाता है, वो है जेड डीएनए, जो कि हम डीएनए का प्रकार में बता चुके हैं इससे पहले, जस्ट इससे पहले वीडियो में बताए थे। तो ये घूमता है और घूमने के बाद इसको नोट करें, ठीक है, इसको नोट करें। घूमने के बाद ये कुछ इस प्रकार से ये श्रृंखला बना लेता है। ठीक है, जैसे एक सीढ़ी जो होता है ना, सीढ़ी में जो बीच में जो लकड़ी दिया हुआ रहता है चढ़ने के लिए, जो लकड़ी वाला सीढ़ी रहता है, उसी प्रकार से। तो ये इस प्रकार से बना लिया। इस प्रकार से बन गया। और जब डीएनए आरएनए में बदलना चाहता है तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पे एक एंजाइम आता है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस बंध को पूरी तरीके से, ये बंध को क्या करता है, इस प्रकार से तोड़ देता है, हाइड्रोजन बंध को। और हाइड्रोजन बंध तोड़ने के बाद ये इसका दो श्रृंखला बन गया। इसको बोलते हैं एक ऊपर वाला श्रृंखला, एक नीचे वाला श्रृंखला। ठीक है, एक ऊपर वाला श्रृंखला बन गया, एक नीचे वाला श्रृंखला बन गया। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो है ये द्विरज्जुकी था, डीएनए द्विरज्जुकी था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, एकल रज्जुकी में। तो याद रखना है कि आरएनए जो होता है एकल रज्जुकी होता है। ठीक है, एकल रज्जुकी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जब दो में बदल गया तो एक को बोलते हैं हम लोग कोडिंग समूह, और एक को बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट बोला जाता है। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जो आरएनए है वो एकल रज्जुकी होता है, जबकि डीएनए जो होता है द्विरज्जुकी होता है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे कुछ आरएनए है जिसमें द्विरज्जुकी पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि साधारणता ये देखा गया है कि जो डीएनए होता है वो द्विरज्जुकी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ विषाणु ऐसा है जिसमें देखा गया कि आरएनए भी होता है, द्विरज्जुकी होता है। जैसे टोबैको वायरस, जो तंबाकू से वायरस जो इफेक्टिव होता है वो द्विरज्जुकी होता है। HIV वायरस जो एड्स, वो द्विरज्जुकी होता है। रियो वायरस जो कोरोना वायरस भी हम लोग बोलते हैं, कोरोना वायरस भी हम लोग बोलते हैं, ये भी वायरस जो होता है द्विरज्जुकी होता है। तो यही वजह है कि ये सब जो भी विषाणु है या जो भी वायरस है, इसका आरएनए द्विरज्जुकी होने की वजह से, डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से इसका आज तक कोई इलाज नहीं है, किसी प्रकार का इलाज नहीं है। केवल इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर ये सब बीमारी अगर बढ़ गया ना तो बीमारी को बढ़ने नहीं दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये बीमारी को खत्म नहीं कर सकते हैं। टोबैको वायरस का भी कोई किसी प्रकार का इलाज आज तक नहीं है, HIV एड्स का भी किसी प्रकार का इलाज नहीं है, और कोरोना वायरस का भी कोई किसी प्रकार का इलाज नहीं है। तो कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि आरएनए जो होता है द्विरज्जुकी के रूप में पाया जाता है, जबकि अधिकांशतः ये देखा गया कि आरएनए होता है एकल रज्जुकी। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा औषधि या बहुत सारा दवाइयाँ बना सकते हैं, लेकिन आरएनए जो द्विरज्जुकी होता है उसके बारे में अभी वैज्ञानिक को पता नहीं चला कि आखिरकार ऐसा क्या चीज़ है कि आरएनए द्विरज्जुकी है और ये इफेक्टिव इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो यही कारण है कि कोरोना वायरस का भी आज तक इलाज नहीं है। उसको मेंटेन करके उसको ऑक्सीजन लेवल को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऑक्सीजन लेवल को
उसको ऑक्सीजन लेवल को हम लोग क्या करते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अगर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल को केवल बढ़ा सकते हैं। जैसे कोरोना में क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसको केवल मेंटेन करके रख सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही कारण है कि ये तीनों का इलाज अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि आरएनए जो होता है वो आरएनए कौन सा इफेक्टिव करता है, द्विरज्जुकी आरएनए इफेक्टिव करता है। तो ये था आरएनए का कुछ कुछ पॉइंट जो कि हम बता चुके हैं। अब इसके बारे में बताते हैं कि आखिरकार डीएनए से आरएनए में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले। अब सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि डीएनए से आरएनए तो किस प्रकार बदलता है, तो समझ में आ गया होगा कि डीएनए जो होता है द्विरज्जुकी होता है, ठीक है। और उसमें जो द्विरज्जुकी होता है उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बंध, जो नाइट्रोजन क्षार होता है, वो नाइट्रोजन क्षार जो होता है हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसको एंजाइम्स क्या करता है, उस हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है और द्विरज्जुकी से एकल रज्जुकी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात ये आता है कि आखिरकार ये डीएनए से एमआरएनए में किस प्रकार से कन्वर्ट हो गया। तो पहले उसके बारे में समझ आते हैं, उसके बाद इस 3 आरएनए के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये इस प्रकार से संरचना है, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। ये इस प्रकार से संरचना है, ठीक है। ये यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार के रूप में ये है डीआरएन 3-2 5' 5' 2 3'। क्लियर है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से डीएनए में से आरएनए बदलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एंजाइम्स आता है, ये एंजाइम्स क्या करता है कि इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है। अब देखिए ये द्विरज्जुकी था शुरू में, अब ये कैसा बन गया, एकल रज्जुकी बन गया, ठीक है। अब एक को बोलते हैं हम लोग कोडिंग स्टैंड, एक को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्टैंड और एक को बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड पे ही आकर के न्यूक्लियोटाइड्स में बहुत सारा नाइट्रोजन क्षार पड़ा हुआ रहता है, वही नाइट्रोजन क्षार इसमें आकर के बैठता है। तो ये हो गया टेम्पलेट स्टैंड, इसमें है ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी, इसी में आकर के न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन क्षार आकर के इस प्रकार से बैठता है, ठीक है, जो कि इसका कॉपी होता है, ठीक है। तो ए के सामने यू आके बैठेगा और जी के सामने आकर के बैठेगा AUGC, सी आकर के बैठेगा, इसके सामने यू आकर के बैठेगा, इसके सामने सी आकर के बैठेगा, इसके सामने यू आकर के बैठेगा, इसके सामने सी आकर के बैठेगा, इसके सामने यू आकर के बैठा, इसके सामने सी आकर के बैठा, इसके सामने यू आकर के बैठा, इसके सामने सी आकर के बैठा, इस प्रकार से। अब ये इसका कॉपी है, टेम्पलेट का ये कॉपी है, इसी को बोलते हैं हम लोग mRNA। अब ये बनता कब है, इसके बारे में समझना है। अब ये बनता कब है,
तो ये बनता जब है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम बता रहे हैं कि ये है कोशिका। ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है। क्लियर? ये केंद्रक के अंदर इस प्रकार से डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, और केंद्रक के चारों तरफ ये कोशिका द्रव या जीव द्रव इस प्रकार से पाया जाता है। क्लियर है? जब शरीर को प्रोटीन की डिमांड होती है तो उस समय प्रोटीन का डिमांड का मतलब है प्रोटीन जो बनता है वो 20 अमीनो अम्ल से बनता है। 10 अमीनो अम्ल शरीर में अनावश्यक के रूप में मौजूद रहता है और 10 अमीनो अम्ल भोजन के रूप में आवश्यक के रूप में उससे उपलब्ध कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिस समय शरीर को प्रोटीन का डिमांड रहता है उस समय ये आरएनए क्या करता है कि ये आरएनए एमआरएनए में टूट जाता है। तो यहां से एमआरएनए में टूट गया। अब ये एमआरएनए क्या करता है कि ये जीव द्रव में आ जाता है। ये एमआरएनए ये जीव द्रव में आ जाता है, इस प्रकार से आ गया जीव द्रव या कोशिका द्रव में। क्लियर है? ये है तुम्हारा एमआरएनए। और इसी जीव द्रव में बहुत सारा टीआरएनए मौजूद रहता है। इस प्रकार से इसका संरचना जो होता है टीआरएनए का कुछ इस प्रकार से संरचना होता है, कुछ इस प्रकार से टीआरएनए का संरचना रहता है। ये है टीआरएनए जो बहुत सारा मौजूद है। ठीक है, इस प्रकार से ये संरचना मौजूद रहता है। यहाँ पे राइबोसोम भी मौजूद रहता है जीव द्रव में भी। अब क्या होता है कि जब एमआरएनए अब प्रोटीन बनाना है तो एमआरएनए क्या करता है, इस टीआरएनए को सूचना देता है कि अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ के लेकर के आओ। कहाँ से लाएगा? 10 अमीनो अम्ल भोजन से। वो 10 अमीनो अम्ल भोजन से पकड़ पकड़ के लेकर के आओ किसके पास? तो आरआरएनए के पास। क्लियर है? ठीक है, फिर से हम बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये है केंद्रक। केंद्रक के अंदर है डीएनए। जिस समय शरीर को डिमांड होता है प्रोटीन का उस समय डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया और एमआरएनए जीव द्रव में आ जाता है। ये जीव द्रव में आने के बाद ये सूचना देता है टीआरएनए को कि जाओ तुम अमीनो अम्ल को जो भोजन से मिल रहा है उसको पकड़ पकड़ करके लेकर के आओ और राइबोस आरआरएनए के पास लेकर के आओ। तो टीआरएनए क्या करता है, इस कोशिका द्रव में जाकर के उस भोजन में अमीनो अम्ल को छांटना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे पकड़ पकड़ के यहाँ पे अमीनो अम्ल अपने साथ टीआरएनए के साथ अपने साथ अमीनो अम्ल भी लेकर के आता है। क्लियर है? टोटल 10 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है किसके? भोजन से, और 10 रहता है शरीर में जो कि अनावश्यक रहता है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। तो ये पकड़ पकड़ करके लेकर के आएगा राइबोसोम के पास और राइबोसोम मिल करके क्या बना देगा? प्रोटीन। क्लियर है? तो तीनों का काम समझ में आया। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब हुआ कि वो सूचना देता है। किसको सूचना देता है? वो टीआरएनए को सूचना देता है कि जा करके अमीनो अम्ल को क्या करो? पकड़ पकड़ करके लेकर के आओ। टीआरएनए क्या करता है? उस अमीनो अम्ल को जो भोजन से आता है उस अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ कर कहाँ पे लेकर के आता है? आरआरएनए के पास लेकर के आता है। और जो भी प्रोटीन की प्रक्रिया होती है उस आरआरएनए में ही होती है। क्लियर है? इसको सिंपल सा भाषा में हम लोग समझते हैं कि ये डीएनए को मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब इसको सभी स्टेट में कोई नियम लागू करना है। तो कोई नियम लागू करना तो किस प्रकार से करेगा? वो सबसे पहले अपना सूचना देगा। किसको देगा? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री किसको देगा सूचना? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री सूचना दिया। अब मुख्यमंत्री सूचना दे करके अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में
जितने भी डीएम वगैरह रहता है उसको सूचना वो दे देता है कि ये नियम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको क्या करना है, लगाना है। तो ये जो सूचना देगा बहुत सारे टीआरएनए को, ठीक है, और सूचना दे करके वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा किसमें, इसको लेकर के आया किसमें, आरआरएनए में। तो इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एमआरएनए का क्या काम होता है, सूचना देना। टीआरएनए का काम होता है अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ कर लेकर के आना। राइबोसोमल आरएनए का काम होता है वहां पे जा करके राइबोसोमल आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण का प्रक्रिया होता है। क्लियर है, तीनों का बात समझ में आया। अब बात यह आता है कि आखिरकार ये प्रक्रिया होता कैसे, ठीक है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो हम बताए हैं कि जिस समय, ये आगे 12th क्लास का टॉपिक है लेकिन थोड़ा हम समझा देते हैं। तो एमआरएनए का काम समझ में आ गया, सूचना देना। टीआरएनए का क्या काम होता है, अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ कर लाना। आरआरएनए का क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया आरआरएनए में होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो कोडिंग से होता है, याद रखना है। प्रोटीन का निर्माण होता है कोडिंग से, ठीक है, कोडिंग किया हुआ रहता है, कोड किया हुआ रहता है। होता क्या है कि 4 नाइट्रोजन क्षार, 4 नाइट्रोजन क्षार मतलब बेस, ठीक है, क्षार, 4 नाइट्रोजन क्षार किसमें पाया जाता है, एमआरएनए में। कौन कौन पाया जाता है, तो एयूजीसी, एयूजीसी। अब क्या करता है कोडिंग में कि जो एमआरएनए में जो एयूजीसी नाइट्रोजन क्षार जो पाया जाता है वो 3-3 का पेयर बना लेता है, 3-3 का पेयर बना लेता है, ठीक है। तो टोटल नाइट्रोजन क्षार का जो कोडिंग होता है वो 4 नाइट्रोजन क्षार है, 3-3 का पेयर, तो 64 होता है कोडोन्स की संख्या, 64 कोडोन्स की संख्या होता है। अब ये 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन्स जो होता है, 61 कोडोन्स जो होता है वो सक्रिय होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और 3 कोडोन्स जो होता है, 3 कोडोन्स जो होता है वो अक्रिय होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। जो सक्रिय होता है उसको हम लोग एक्सॉन्स के नाम से जाना जाता है, और जो अक्रिय होता है उसको इंट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो क्या होता है कि एमआरएनए में इस प्रकार से कोडिंग किया हुआ रहता है 3-3 नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। तो जहां जहां पे एक जोन होगा, जहां पे एक जोन होगा वहीं पे प्रोटीन संश्लेषण का प्रक्रिया होता है। और जहां पे इंट्रॉन्स होगा, जहां पे इंट्रॉन्स होगा, इंट्रॉन्स प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसको स्पाइलिंग प्रोसेस से, इसको एंजाइम्स में, इसको शरीर के अंदर ही पाया जाता है, कोशिका द्रव में, कोशिका में स्पाइलिंग प्रोसेस से, स्पाइलिंग प्रोसेस से इसको हटाया जाता है, ठीक है। तो इसको हटा करके केवल और केवल एक जोन बनाया जाता है, जो एक जोन की संख्या कितना होती है, 61। यही कोडोन्स जा करके प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है। क्लियर बात है। यही कोडोन्स जा करके प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है। क्लियर है, समझ में आ गया बात, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से, हम लोग बात करते हैं कि इसमें से प्रारंभिक कोडोन्स क्या होता है। तो इसमें से जो प्रारंभिक कोडोन्स होता है वो होता है AUG, याद रखना है। प्रारंभिक कोडोन्स जो होता है AUG होता है। क्लियर हो गया बात। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार डीएनए से आरएनए बदलता है या डीएनए से आरएनए बदलता है, अब आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण का प्रक्रिया होता है। तो ये प्रक्रिया किस प्रकार से होता है,
ठीक है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको तब तक आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है, इसको तब तक आप लोग लिखिए इसको। अब हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बदलता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डीएनए से आरएनए किस प्रकार बदलता है। होता क्या है कि सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बदलता है और एमआरएनए से प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। और एक प्रोसेस और होता है डीएनए में ही कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन बोलते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन, सबसे पहले डीएनए से एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, और डीएनए से एमआरएनए बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यही प्रक्रिया होता है और इसी प्रक्रिया से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि जैविक अणु में इतना ही दिया हुआ है कि रेप्लिकेशन क्या होता है। तो रेप्लिकेशन वह प्रोसेस है जो एक डीएनए से 2 डीएनए में बदल जाता है। ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये सभी के सभी, इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो 12th क्लास के अंदर इसका पूरा डिटेल से बताया गया है चैप्टर बायोलॉजी में, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आरएनए का पूरा वीडियो हम समझा दिए हैं, आप लोग इसको नोट कर ले बढ़िया से जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ था। और अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो इसको एक बार नहीं 2 बार देखें, वीडियो को अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।